हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये जो न्यू एडिशन की बुक आई है इसमें इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इससे पहले जो बुक्स चल रही थी एनसीईआरटी की या हमारे क्लास 10 में, तो इसी चैप्टर का नाम था हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो चाहे हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल लें या हाइट एंड डिस्टेंस बोल लें, एक ही बात है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ा था। चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये। और इनको यूज़ करके हमने कुछ आइडेंटिटीज़ भी सॉल्व की थी और उनके कुछ एंगल्स की वैल्यू को भी फाइंड किया था। तो बस उन्हीं का यूज़ करना है यहाँ पे इस चैप्टर में, उनका यूज़ करके यहाँ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखेंगे जो हमारी यहाँ पे जो हमारा दिनचर्या होती है, जो हम अपने लाइफ में चीज़ों को देखते हैं कि सामने कोई बिल्डिंग है या कोई पेड़ है जो वर्टिकली खड़ी हुई कोई चीज़ है, या पोल है जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं ये हैं, तो वहाँ से जब हम खड़े होके इलेक्ट्रिक पोल के या किसी ट्री के या किसी बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो वहाँ पे इस तरह का कुछ बनता है। ये जो बिल्डिंग होती है ये बन जाती है इस तरह से, ये होता है बिल्डिंग का टॉप और ये होता है बिल्डिंग की बेस। और यहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है, सपोज कर लेते हैं इस डिस्टेंस पे। यहाँ पे उस आदमी की हाइट होती है ये, उसकी आई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से वो इस बिल्डिंग के टॉप को ऐसे देखेगा, ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ये वाली साइड है ये बिल्कुल बेस पे टच नहीं हो रही है, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन डाल देंगे, ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो अब आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इसको नाम दे देते हैं ए बी, ये सी है, ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। ठीक है, जो सी डी है यहाँ पे वो है जो आदमी देख रहा है उसकी हाइट, जो ए बी है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, और जो ई पॉइंट है ये बिल्डिंग की उस हाइट पे पॉइंट है जिस हाइट का ये आदमी है, जो मैन है। ठीक है, या कोई बॉय है। अब यहाँ पर देखेंगे इसी में हमको चलना है, इसी में हमको चलना है और इसी को सॉल्व करेंगे। कई बार ये बोलेगा कि कोई बॉय खड़ा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, और ये है बिल्डिंग इस तरह से, और यहाँ से उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि बिल्डिंग से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, और यहाँ से इसने आदमी की हाइट नहीं बताई, कोई जो लड़का खड़ा हुआ उसकी हाइट नहीं बताई। तो हम यही मान लेंगे कि जो पॉइंट हमारा ग्राउंड पे है यही पॉइंट उसकी आई होगी, आँख, और ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली हाइट नेगलेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर बॉय की या मैन की हाइट गिवन नहीं है। क्लियर है। और ये जो हाइट ए बी है यहाँ पे, ये जो हाइट ए बी है ये कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई ट्री हो सकता है, कोई पोल हो सकता है। ठीक, तो जितनी भी वर्टिकल चीज़ें होंगी हमारे रियल लाइफ में जो हमको रोज़ देखनी पड़ती हैं, उसमें से कुछ भी हो सकता है ये वर्टिकल चीज़ें, पोल, ट्री या बिल्डिंग या कोई इमारत या कोई टावर या कोई इस तरह की कोई भी चीज़ जो होती है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो जो आदमी की हाइट दी हुई है, अब यहाँ पर ये दोनों लगभग सेम ही है, यहाँ पर बस आदमी की हाइट नहीं दी गई तो नीचे वाला पार्ट हट गया है। अब देखेंगे इसमें यूज होने वाले कौन कौन सी चीज़ें हमको आएंगी। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग या कोई भी पोल होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिख देते हैं, ये हाइट रहेगी उसकी जो भी यहाँ पे होगा। ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा, ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। ये लाइन जहाँ से हम इसके टॉप को देखेंगे, ये हमारी आंख और इसके टॉप के बीच बनने वाली लाइन क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट, और ये हो जाएगी हाइट, जी एच टी। ठीक है,
और ये तो बेस की डिस्टेंस ही हो जाएगी, ये तो गिवन होगी, ये पॉइंट इसके बेस से कितने दूर पे है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एलिवेशन एंगल, ठीक है। ये यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। ये तो एक तो हमने देखा कि आदमी नीचे खड़ा है और यहाँ पर देख रहा है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है और ये है पोल, ठीक है। ये बिल्डिंग है, लड़का बिल्डिंग पे खड़ा है और इस पोल के फीट को देख रहा है, पोल के फुट को देख रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। और ये बेस बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो मैन है वो यहाँ खड़ा है यहाँ पे और वो इसके फीट को देख रहा है। तो अब जो एंगल हमारा बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो तो मैन की आई से ही बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ से इस बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो वाली लाइन इस लाइन ऑफ साइट के साथ में जो एंगल बना रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल। क्लियर है, डिप्रेशन एंगल हो गया। अब मैन यहाँ पे है और ये पोल है और इसका ये जो बेस है यहाँ पे देख रहा था, तो ये अब मैन की आई से पोल के साथ जो है अब बेस बन जाएगा ये, और जो हमारी लाइन ऑफ साइट होगी वो ये बन जाएगी और हाइट बन जाएगी ये। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एलिवेशन एंगल रहता है वही यहाँ पे डिप्रेशन एंगल होगा। अब अगर ध्यान से देखें, इसको हम कन्वर्ट करें तो दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी जो बनने वाला एंगल है वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा और ये भी डिप्रेशन एंगल होगा। और अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो ये वाला एंगल एलिवेशन एंगल होता है जो बेस के साथ लाइन ऑफ साइट का एंगल बनता है ना। तो यहाँ पे डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल लगभग सेम होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिया जाता है तो वहाँ पर हम देख लेंगे। क्लियर है, बस इतनी सी चीज़ यहाँ पे यूज होनी है। लाइन ऑफ साइट क्या होगी और इसकी हाइट क्या होगी, जो भी चीज़ दी होगी, ट्री है या कोई पोल है या कोई बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के फीट से जो भी पॉइंट दिया होगा, कोई आदमी देख रहा है, कोई आदमी नहीं देख रहा है, तो कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है, तो कोई दूसरी बिल्डिंग है या कोई पत्थर रखा हुआ है, जो भी चीज़ होगी उसको वहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हाइट हो जाएगी, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ये एलिवेशन एंगल हो जाएगा और ये ऊपर से बनेगा तो डिप्रेशन एंगल हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब एक्सरसाइज नंबर 9.1 की तरफ चलते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। और उसमें साइन टेन और साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक यही यूज होना है। किस तरह से यूज होना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1। हाँ, तो देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्कस, एक सर्कस में अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, वो जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है कहाँ पे, अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। इसमें देखो डायग्राम भी गिवन है। तो डायग्राम किस तरह का गिवन है, पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक पोल है, ये एक इसकी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, और ये बेस है, ठीक है। ये इस तरह का कुछ ड्रॉ है। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो ये कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे, ठीक है। अब रोप ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, देखेंगे आगे। फिर विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ओके, तो यहाँ पे ये वर्टिकल पोल है, ये क्या है, एक पोल है और इसके टॉप से ये स्ट्रेस्ड है और टाइट है, मतलब ये बंधी हुई है, ये नहीं बंधी हुई है। तो पोल हो गया तो ये होगी और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। क्लियर है, इतना समझ में आया। वो जो सर्कस आर्टिस्ट है वो यहाँ से चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है। क्लियर है, हाँ। तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। तो इस रोप से जो ग्राउंड लेवल का एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है,
30। इतना समझ में आया? तो अब देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं। जो पोल है वो हो जाएगा AB, और जो जहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, वो रोप बंधी हुई है, वो हो जाएगा पॉइंट C। अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया था। अब यहाँ से देखेंगे डायग्राम हमने बना लिया, समझ लिया है कि ये बेस है और ये ग्राउंड है, ये एक पोल है, ये रस्सी बंधी हुई है। इस पे सर्कस आर्टिस्ट चढ़ने की कोशिश कर रहा है और इसी बेस पे हमको हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, AB ही मान लेते हैं उसको। तो क्या लेट करेंगे, लेट द पोल इज AB। ठीक है, तो जो पोल है वो AB है। अब यहाँ पे देखिए, हमको पोल की हाइट फाइंड करनी है और लाइन ऑफ साइट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनडायरेक्टली ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकती है, जिसके लिए जो AC है ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन AC इज इक्वल टू, देखिए AB क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है साइन। और एंगल कौन सा लेते हैं, एंगल बेस पर लेते हैं। इसी के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर के अपोजिट एंगल लेंगे, जो कितना गिवन है, 30 गिवन है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आज जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही जो डायग्राम होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो डायग्राम अगर हमको समझ में आ गया तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, और अगर डायग्राम समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे किस पे, डायग्राम को समझने में। जो डायग्राम रहता है उसको समझने में हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर बस डायग्राम को समझने में फोकस कीजिए। जो ये हाइपोटेनस है वो 20 मीटर दिख रहा है, और जो परपेंडिकुलर है वो AB दिख रहा है, और इस एंगल के अकॉर्डिंग ही ये दोनों हाइट हैं। AB अपॉन AC इक्वल टू साइन 30 हो जाएगा, और यहाँ पे AB ही फाइंड करना है, तो AB को AB लिख देते हैं। AC कितनी है, 20 मीटर, 20 मीटर इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू। हाँ, एक टेबल बनवाई थी आपको 8.2 एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 8.2 में आपको याद होगा, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। 8.2 में कुछ वैल्यूज़ के मतलब कुछ एंगल्स की वैल्यू फाइंड की थी, मतलब हर एक एंगल की वैल्यू अलग अलग फाइंड करके दिखाई थी आपको। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 यहाँ पर लिख लेंगे। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 20 की मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगी, तो हो जाएगा 20/2। ये M लिखा हुआ ये यूनिट है, ठीक है, इससे घबराना नहीं है बिल्कुल। 2 10 20, तो जो AB है वो कितनी आ गई, 10, और मीटर में ही चल रहा था सब कुछ, तो ये 10 मीटर आ गई। AB क्या आ गई, 10 मीटर। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ पोल इज 10 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन को देख लीजिए, ये यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट है इसका, और ये इतने में ही ख़त्म हो गया। तो अगर डायग्राम हमें नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन लगाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ओके, जो एक ट्री है वो टूट गई है, मतलब ब्रेक हो गई है। तो ट्री बना लेते हैं सबसे पहले। ये इतना बड़ा एक ट्री है ये, और ये टूट गई है स्टॉर्म, एंड द बॉटम पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30। ओके, तो ये ट्री है, यहाँ पे इस ट्री को हम नाम दे देते हैं क्या, AB, और स्टॉर्म आया है तो ये टूट गई है। ये कहाँ से टूटी है, यहाँ से, और इसने ग्राउंड को टच किया है ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है कितने का, जो कि बता रहा है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, 30 डिग्री ये एंगल बना रहा है। और इट डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट
वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ओके, तो जो ट्री का फूट है ये, और जहाँ पे उसका टॉप टूट के नीचे गिरा है, यहाँ पे टच कर रहा है, उसके बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। क्लियर है? इतना तो समझ में आया है ना। फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है, मतलब ये पूरा ए बी फाइंड करना है। क्लियर है? तो पहले हम नाम दे देते हैं ए बी, तो ट्री था यहाँ पे और ये टूटा है तो यहाँ पे आ गया है सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द ट्री is AB and broken part of tree is CD, देखिए ये ए बी पूरा पेड़ था, यहाँ से AD वाला पार्ट टूट गया है जो नीचे आ गया है, पॉइंट सी पे लग गया आके है। ठीक है, तो जो CD पार्ट है ये इसी पेड़ का टूटा हुआ पार्ट है। इतना समझ में आया? क्लियर है? तो अब हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, तो ए बी बेसिकली फाइंड करना है हमको। ध्यान से देखिए क्या बताने जा रहे हैं, अब क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए ये वाला पार्ट टूट के यहाँ नीचे गिर गया है और ये वाला पार्ट अभी भी पेड़ का खड़ा हुआ है ना। ये अभी भी ग्राउंड पे ही स्टैंडिंग है और ये यहाँ से टूट के नीचे गिर गया है। तो अभी हम यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं जो पार्ट अभी भी स्टैंडिंग है ट्री का, उसको फाइंड करेंगे बी डी। उसके बाद में ए सी डी फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? क्योंकि जो पार्ट ये झुका हुआ है ये वही पार्ट तो जो टूटा होगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं। ए डी इज इक्वल टू सी डी, तो ये गिवन है एक प्रकार से, चूँकि ए डी इज इक्वल टू सी डी ये आगे यूज कर सकते हैं। तो पहले बी डी फाइंड करेंगे, उसके बाद में सी डी फाइंड कर लेंगे और सी डी की जगह पुट कर लेंगे ए डी, फिर ए डी और बी डी को ऐड कर देंगे तो पूरा ए बी आ जाएगा। क्लियर है? तो देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमको गिवन क्या है, बी सी गिवन है, तो लिखेंगे बी सी अपॉन ये क्या है डी बी या बी डी, एक ही बात है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो बी सी है वो क्या है बेस और जो बी डी है वो क्या है परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट और एंगल कितना है 30। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, कॉट है ना तो कॉट का रेसिप्रोकल कर लेंगे क्या tan हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो बी डी अपॉन में बी सी हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल करने में तो कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे देखते हैं, जो बी डी है उसकी वैल्यू तुमको पता नहीं है, जो बी सी है उसकी वैल्यू पता है कितनी 8 मीटर है। 8 मीटर इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। क्लियर है? इतना। और बी डी क्या हो जाएगी यहाँ से, बी डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 8/√3 और ये भी मीटर में ही आ जाएगी। तो ये क्या आ गई बी डी आ गई। अभी बी डी का मतलब ये जो स्टैंडिंग पार्ट है ट्री का ये आया है अभी, है ना। अब हमको अगर हम देखें इस ट्रायंगल को ध्यान से तो हमें परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है, बस हाइपोटेनस को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हाइपोटेनस को, क्या लिखेंगे बी डी अपॉन में सी डी लिखेंगे, क्या बी डी अपॉन में सी डी। देखिए जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है, जो सी डी है वो हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस ये क्या हो जाता है साइन, क्या हो जाता है साइन, और एंगल अभी भी ये 30 ही है, एंगल चेंज नहीं हुआ है क्योंकि उसी ट्रायंगल में ले रहे हैं। तो बी डी की लेंथ तो हमें पता है क्या 8/√3 है, 8/√3 डिवाइडेड बाई सी डी, है ना, नो इशू। ये 8 यहाँ पे सी डी डिवाइड ही तो कर रहा था ना, अपॉन में लिखा हुआ था तो डिवाइड लगा के लिख सकते हैं। साइन 30 हो जाएगा 1/2। क्लियर है? अब यहाँ पे ये सी डी देखिए डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी,
8/√3 इज इक्वल टू सी डी, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा CD/2, और यहाँ पे CD देखिए क्या आएगा, CD इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 8 से होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 8 जा 16/√3, तो ये आ गई CD, और ये भी मीटर में ही आएगी। ठीक है, लेकिन अभी भी हमको हाइट ऑफ ट्री नहीं पता लगी है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, इज इक्वल टू AB, लेकिन AB हमको डायरेक्टली तो पता नहीं है, कैसे निकालेंगे, AB को तोड़ेंगे किसमें, AD प्लस BD, AD और BD इनको ऐड करेंगे तभी तो AB आएगी, और AD की जगह पे हमें पता है AD इक्वल टू CD है, AD की जगह पे क्या लिखेंगे, CD प्लस BD। अब देखिए यहाँ पे हमको BD की वैल्यू भी पता है और CD की वैल्यू भी पता है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है 16/√3 प्लस BD की वैल्यू क्या है 8/√3, ये इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा √3 और न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 16 and 8 24, ये इतनी मीटर आ गई। ठीक है, तो ये क्या आ गई, हाइट ऑफ ट्री। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि हाइट ऑफ ट्री इज 24/√3 मीटर। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी, ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत ज़रूरी है इस तरह की। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, इसके सॉल्यूशन को, क्वेश्चन तो इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार पढ़ के सुना देते हैं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, फिर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 to the ground. ओके, हाँ, तो ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान कर रहा है क्या, इंस्टॉल करने के लिए 2 स्लाइड्स मतलब जो खिसकने वाले झूले होते हैं ना बच्चों के लिए, वो वाले स्लाइड्स उनको प्लान कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए, लगाने के लिए। तो वो 2 झूले लगाने के लिए प्लान कर रहा है, 2 स्लाइड्स लिखा हुआ है ना, तो एक स्लाइड जो होगी वो 5 years तक के चिल्ड्रन के लिए होगी और एक स्लाइड उससे ऊपर वाले चिल्ड्रन के लिए होगी, जो 5 years से ऊपर के चिल्ड्रन होंगे, जैसे 6 year 10 year या 7 8 year इस टाइप के चिल्ड्रन। क्लियर है। फिर जो 5 years तक के चिल्ड्रन के लिए लगेगी वो स्लाइड, उसकी जो हाइट होगी वो 1.5 मीटर होगी और जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ वो होगा 30। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें दोनों केस के लिए पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, केस 1, क्या लिखेंगे, केस 1, है ना। तो केस 1 में वो क्या कह रहा है, तो सबसे पहले तो हमको एक वो ड्रॉ करना है डायग्राम, बिना डायग्राम के तुम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो एक स्लाइड है, वो स्लाइड कैसी है, वो 1.5 मीटर की हाइट पे है, 1.5 मीटर की हाइट पे, ध्यान से देखो, ये जो हाइट है ये 1.5 मीटर पे है और ये एंगल्स जो बनाएगी ग्राउंड के साथ वो कितने का एंगल बनाएगी, 30। ठीक है, और केस 1 के आगे ये भी लिख देते हैं, फॉर बिलो द एज ऑफ 5, बिलो द एज ऑफ 5 years, इसके लिए ये बनाई है इसने। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं क्या, जो हाइट होगी वो हो जाएगी A, फिर जहाँ पे ग्राउंड है वो B और ग्राउंड की डिस्टेंस हो जाएगी BC। क्लियर है, इतना समझ में आया, ये हो जाएगा केस 1। अब यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं, कह रहा वेयरएज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, क्योंकि सी मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लेडी है, सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड्स एट द हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो अब जो केस 2 है, केस 2 में जो
स्टूडेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो अबव द एज ऑफ 5 ईयर्स, यहाँ पर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स है, वो अबव द एज ऑफ 5 ईयर्स होगा, उनके लिए ये हाइट 3 मीटर हो जाएगी और ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। फिर पूछ क्या रहा है ये देखेंगे, कह रहा है कि व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ओके, दोनों केस में स्लाइड की लेंथ पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड इज AC। ठीक है, जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो क्या है, AC है। यहाँ पे AC निकाल लेंगे, फिर केस 2 को स्टडी करेंगे, जहाँ पे याद रखना ये हाइट 3 होगी, ये एंगल 60 हो जाएगा। ठीक है, पहले इस केस 1 में देख लेते हैं। तो केस 1 में क्या निकालना है हमको, AC निकालना है, तो AB गिवन है, तो लिखेंगे क्या AC अपॉन में AB। जो निकालना होता है ना उसको ऊपर रखते हैं एक्चुअली में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में इजी रहता है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसीलिए हालांकि आप कहीं भी रख सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। तो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, तो AC देखिए हाइपोटेनस है और AB क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ये सॉरी कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक 30। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, FC हमको फाइंड करना है। AB कितनी है, AB है 1.5, कॉसेक 30 होता है 2। ठीक है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप लोग टेबल लेके बैठ सकते हैं, है ना। 2, फिर AC इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 1.5 से होगी, तो क्या हो जाएगा 3.0 मीटर। जो AC की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 3.5। अब यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड इन केस 1। लेंथ ऑफ स्लाइड इन केस 1 इज, यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड इन केस 1 शुड बी 3 मीटर, या इस 3 मीटर भी हो सकता है। यहाँ पे शुड बी क्या, क्योंकि बाकी डिस्टेंस तो दी गई है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर केस 2 की बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, केस 2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अबव द एज ऑफ 5 ईयर्स। इसके लिए वो क्या बता रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी 3 मीटर, और जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा 60 डिग्री। क्लियर है, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, PQR, और लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड इज PR, इज PR। तो लेंथ हमको निकालनी है, कैसे निकालेंगे, इजी है। क्या लिखेंगे, PR अपॉन में PQ, PR अपॉन में PQ इज इक्वल टू, PR क्या है, हाइपोटेनस, PQ क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉसेक, और यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हमेशा एलिवेशन एंगल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे इसको। अगर कभी डिप्रेशन गिवन भी है तो एलिवेशन निकालेंगे, हालांकि दोनों सेम होते हैं, लेकिन एलिवेशन निकालने के बाद ही सॉल्व करेंगे। फिर PR को फाइंड करना है, PQ गिवन है 3, कॉसेक 60 क्या रहता है, कॉसेक 60 होता है 2/√3। ठीक है, रिमाइंड कीजिए 2/√3। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा PR इज इक्वल टू 3 × 2, मल्टीप्लाई करेगा इधर अपॉन में √3। देखिए √3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, √3। PR क्या हो जाएगा 2√3। देखिए यहाँ पे √3 है और इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो एक √3 से कट जाएगा, एक √3 तभी भी बचा रहेगा, और वो √3 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्लाइड इन केस 2 इज, यहाँ पे इज लिख देंगे, इज 2√3।
3 इज ही लिखा जाएगा, ऊपर वाले में गलत लिखा हुआ है, इज ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। केस 1 अलग से निकाल लेना है, केस 2 अलग निकाल लेना है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके, एक टावर है यहाँ पे, टावर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो टावर को ड्रॉ करेंगे। कैसे टावर ड्रॉ करेंगे? टावर हमेशा वर्टिकली ड्रॉ किया जाएगा ऐसे। ये टावर को नाम दे देंगे ए एंड बी, लिख भी देंगे लेट द टावर इज ए बी। ठीक है, ये आ गया। फिर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। जो पॉइंट यहाँ पे लिया गया है वो टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, मतलब 30 मीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस है 30 मीटर। क्लियर है। फिर एंगल कितना दिया गया है? तो टावर 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट इज टावर इज 30 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री की बने। एंगल वो कितना है? 30 डिग्री, मतलब 30 मीटर दूर भी है और एंगल भी 30 डिग्री ही है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ए बी फाइंड करना है। ठीक है, लेट द टावर इज ए बी। क्लियर, समझ में आया इतना? अभी हमको फाइंड क्या करना है? टावर की हाइट। इसमें और तो कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ एलिवेशन एंगल यही होता है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। किसी टावर के टॉप से किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट के साथ जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है? विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 30 मीटर दूर है वो पॉइंट का जो एलिवेशन एंगल है इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल है और 30 मीटर डिस्टेंस भी है। फिर फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो देखेंगे अब क्वेश्चन आपको अब नहीं दिखेगा। तो हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी, तो क्या फाइंड करेंगे? ए बी, ए बी को फाइंड करना है हमें। और गिवन क्या है? बी सी गिवन है। तो देखिए ए बी अपॉन बी सी, इन दोनों को रिलेशन में रख लेंगे। तो यही यहाँ पे करना है, जो साइड्स हमको गिवन है और जो फाइंड करनी है उन दोनों को अपॉन में कर लेंगे और कोशिश करेंगे जो फाइंड करनी है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, और हर लाइन का एक दूसरे के साथ में रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, हर लाइन का रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है। 8.2 देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो ए बी अपॉन बी सी, देखो ए बी यहाँ पे क्या है? ए बी है परपेंडिकुलर और बी सी है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा? 10। एंगल कितना है? 30 डिग्री। क्लियर है। बस ये लाइन हमको बनानी है, बाकी आगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। ए बी गिवन नहीं है, फाइंड करनी है। ए बी अपॉन में बी सी कितना है? 30। tan 30 क्या होता है? 1/√3। ए बी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30/√3। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में √3। देखिए ध्यान से, √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो 3 हो जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो 30 हो जाएगा। तो मतलब 30 का फैक्टर करके लिख दिए हैं। क्लियर है। यहाँ ये वाला √3 इस √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ए बी क्या बन जाएगा? 10√3, 10√3। और ये किस में गिवन है? मीटर में। देखिए यहाँ पे 30 मीटर गिवन है ना, तो अगर मीटर में गिवन है तो मीटर में ही फाइंड करना है। क्लियर है, इतना समझ में आया। और अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है, √3 की वैल्यू गिवन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में दी भी होगी √3 = 1.732। तो अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे वैल्यू को रख के मल्टीप्लाई करा के तब आंसर निकालेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5
कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, जो काइट है, जो पतंग होती है ना, वो उड़ रही है ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 60 मीटर हाइट पे है। तो जब भी कभी वो ग्राउंड से हाइट देगा तो आपको इस तरह से बनाना है। जो काइट है वो यहाँ पे है, जो ग्राउंड है वो यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस है 60 मीटर। ठीक है, तो काइट यहाँ पे लिख लेते हैं, काइट, और ये ग्राउंड है। क्लियर, 60 मीटर हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। ओके, ग्राउंड पे ये इस काइट का कहीं ना कहीं एक छोर जो है, जिस डोर से ये पतंग उड़ रही है वो ग्राउंड पे बंधा हुआ है कहीं पे टेम्परेरली। मतलब टेम्परेरी कोई उड़ा रहा होगा और उसने ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे बांध दिया उसको। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है ये, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। इस स्ट्रिंग का जो ग्राउंड के साथ ये वाला झुकाव है ना, वो कितना है? 60 डिग्री का है ना, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग कितनी क्या है? ये है, तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो काइट के पॉइंट को मान लेते हैं ए, ग्राउंड के पॉइंट को मान लेते हैं बी, और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं सी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? AC, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC। एक लाइन इसमें और भी लिखी हुई है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लास्ट में लिखा हुआ एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब होता है एक झोल। जैसे जब हम कभी पतंग उड़ाते हैं, तो अब आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो ये लाइन कभी भी सीधी नहीं होती है। ध्यान से आप देखेंगे तो पतंग उड़ाते टाइम ये लाइन सीधी नहीं होती, ये हल्का सा टिल्ट होती है, इस तरह से होती है, नीचे से झुकी हुई आती है, उसको हम झोल बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में कहते हैं स्लैक। तो एज्यूम करना है कि यहाँ पे कोई स्लैक नहीं है, ये लाइन सीधी है। ठीक है, एक्चुअल में उड़ाते तो ये सीधी नहीं होती है, इसीलिए उसने ये वाली लाइन लिख के दी है। अब देखते हैं, हमको बस यही तो निकालना, AC, और गिवन क्या है? AB। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? AC अपॉन में AB इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखेंगे ये होता क्या है। AC क्या है? AC तो हो जाएगी हाइपोटेनस, है ना, और AB क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री गिवन है। फिर AC यहाँ पे लिखेंगे AC अपॉन में AB। AB की हाइट कितनी है? 60 मीटर में गिवन है, जो भी आएगा मीटर में। फिर कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप चार्ट से देख सकते हैं अभी के लिए, लेकिन ये वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको एग्जाम में चार्ट नहीं मिलेगा। फिर AC इज इक्वल टू, ये 60 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 60 अपॉन में √3। फिर AC इज इक्वल टू 2 × ये 60 को लिख सकते हैं 20 × √3 × √3। ठीक है, कैसे? ये √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो 60 हो जाएगा। तो 60 के फैक्टर्स को यहाँ पे तोड़ के लिख दिया है। ओके, फिर AC इज इक्वल टू, ये √3 इस √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 22 से मल्टीप्लाई करेगा तो 22 × 40, और ये √3 किस में आ जाएगा? मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन हमारा फोकस करना है वो किस पे करना है? डायग्राम पे करना है। डायग्राम पे कोई भी हाइट दी हो, किसी भी प्रकार की हाइट दी हो, किसी भी प्रकार की लेंथ दी हो, उसी को बस अच्छे से समझ लेना है हमें, है ना। और फाइंड क्या करना है वो भी पता लगाना है। AC इज इक्वल टू 40√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे? स्ट्रिंग, हाँ पूछ क्या रहा है ये? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ of the string is 40√3 मीटर।
ठीक है, पिछले शायद 1 या 2 क्वेश्चंस में स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है, लेकिन आप लोग जरूर लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 ही होंगे, उसके बाद में 7 to 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर टाल बॉय। ओके, यहाँ पे देखिए, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है इसी वीडियो के स्टार्टिंग के 4-5-6 मिनट तक। तो अब 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग। ओके, तो एक बिल्डिंग है यहाँ पे 30 मीटर टाल, ये बनी हुई है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये 30 मीटर टाल बिल्डिंग है, यहाँ पर लिखेंगे 30 मीटर, और एक लड़का खड़ा हुआ है कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस इसमें गिवन नहीं है, यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे उस लड़के की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर मतलब ये वाली डिस्टेंस गिवन है। समझ में आ गई बात। फिर ये यहाँ पे खड़ा है ऐसे, ये, और ये 30 मीटर की बिल्डिंग है। बिल्डिंग को नाम दे देते हैं AB। समझ में आ गया इतना। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, जब ये लड़का बिल्डिंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है तो उसकी आई का जो एंगल है टॉप के साथ, इस आई का आई उसकी यहाँ पे होगी, जो ये लड़का इतना लंबा खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका हेड होगा और यहीं पे उसकी आई होगी, आँख, और ये इसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो एंगल अब हम यहाँ से तो बन नहीं रहा है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन डाल देंगे ग्राउंड के, ठीक है, और ये एंगल दिखा देंगे कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर वो कह रहा है कि जब वो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गया, लेट करते हैं यहाँ पे आ गया, तो वो ये इस तरह से खड़ा होगा, और यहाँ पे उसका जो एंगल बनेगा टॉप के साथ ऐसे, वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। देखिए, जैसे ही वो इस तरह से इस तरफ को बढ़ेगा तो ये वाली लाइन ऐसे आती चली जाएगी, और वो जितना इस बिल्डिंग के पास आता जाएगा ये एंगल उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर ये लड़का टुवर्ड्स बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है तो उसका जो एलिवेशन एंगल है वो 30 से 60 हो जाता है। ठीक है, तो डायग्राम आपको समझ में आया। तो ये हो जाएगा AB, इसको लिख देंगे CD, इसको लिख देंगे EF, और इसको लिख देंगे G। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये सारे के सारे नाम लिख दिए हैं। तो लेट द बिल्डिंग विल बी, अब आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, बस क्वेश्चन में देख लेते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है कि वो कितनी दूर गया, मतलब ये वाली डिस्टेंस CE या DF, है ना, CE फाइंड करनी है या DF फाइंड करनी है, तो दोनों एक ही हैं, है ना। तो अब देखेंगे सबसे पहले लेट, डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, क्या लेट किया जा रहा है उसको अच्छे से देखेंगे। लेट जो BC है वही DG होगी, DG देखिए DG, ये इसको लेट कर लिया क्या, X। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा, ये लेट कर लिया DG। फिर जो CE होगी या DF होगी या DF, दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को लेट कर लेंगे क्या, पूरी जो BC हमने X लेट की थी वहाँ से अगर EB माइनस कर दें, तो ये मिल जाएगी हमको, तो X माइनस EB। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हमने लेट किया है, बस इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे ऊपर एक चीज़ और हाँ लिखनी थी हमको, क्या लिखनी थी, लेट द AB
इज बिल्डिंग एंड CD इज बॉय। ये बॉय है और बढ़ रहा है इस तरफ, तो ये CD को बॉय एज्यूम कर लिया है, बिल्डिंग AB एज्यूम कर लिया है। जितना आगे बढ़ता चला जाएगा एंगल उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ AG, लेंथ ऑफ AG। तो यहाँ पे आ जाएगा AG इज इक्वल टू, AG क्या हो जाएगी, AG हो जाएगी 30 माइनस BG, और BG क्या हो जाएगी, जो DC है, जो DC है, और DC कितनी है 1.5 है। क्यों, क्योंकि DC ही बॉय है और बॉय की हाइट है 1.5 मीटर, है ना। तो ये AG आ जाएगी कितनी, AG आ जाएगी 28.5 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या, अब कौन सी हम हाइट निकालेंगे यहाँ पे, EB या FG, एक ही बात है, चाहे या EB निकाल लें या FG निकाल लें, दोनों हाइट सेम है। तो FG निकालते हैं, क्या FG अपॉन में FG निकालना है हमको, और गिवन क्या है, AG गिवन है। तो FG अपॉन में AG, FG अपॉन में AG इज इक्वल टू क्या होगा, FG क्या है बेस और AG क्या है परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, और एंगल कितना है 60। देखिए FG के साथ जो एंगल बन रहा है ना, FG और AG, इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल बन रहा है 60। यहाँ से हम FG को फाइंड कर लेंगे। FG इज इक्वल टू कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, है ना, और मल्टीप्लाई ये आ जाएगा AG, AG की वैल्यू है 28.5। तो यहाँ पे जो FG है वो कितना हो जाएगा 28.5/√3। ठीक है, ये FG आया। देखिए ध्यान से, FG कौन सा FG, ये FG। अभी ये डिस्टेंस नहीं आई है हमको, ये डिस्टेंस पूरी चाहिए, और पूरी डिस्टेंस के बाद में इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आएगी। पूछा तो यही गया है कि लड़का कितनी दूर आगे चला, तो पूछा तो गया है DF, पूछा गया है DF मतलब x माइनस EB। तो EB तो हमने फाइंड कर लिया FG, और यही EB भी है, ये हो जाएगी EB, दोनों सेम है। बस अब यहाँ पे हम x को फाइंड कर लें, दोनों को माइनस करा देंगे तो आ जाएगा। x को कैसे फाइंड करेंगे, x तो है पूरी BC या DG x है, और इसी को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, DG अपॉन में AG, DG अपॉन में AG, यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसे पार्टीशन डालेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे DG अपॉन में AG। देखिए ध्यान से, जो DG है वो है बेस, और जो AG है वो है परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, और इस बार एंगल है 30। देखिए ध्यान से, जो DG है वो AG के साथ में ये पूरा ट्रायंगल बड़ा सा बन रहा है, और इसका एंगल है 30। ठीक है, और DG की वैल्यू है x, और AG की वैल्यू है 28.5 इज इक्वल टू कॉट 30 की वैल्यू है √3। यहाँ से x कितना आ जाएगा 28.5√3, ये आ गई x की वैल्यू, और x क्या था DF इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 28 पॉइंट, नहीं CB, BC, अरे गलत हो गया, हाँ CB, और DF नहीं DG CB 28.5√3 मीटर। ये मीटर में ही है सारी लेंथ, यहाँ पे इसको x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना समझ में आया अभी। अब देखेंगे ध्यान से, जो लड़का था वो बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस चला, बिल्डिंग की तरफ चला वो डिस्टेंस CE, मतलब C से चला E तक आ गया, तो CE डिस्टेंस चला। ये C कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड देखेंगे, C को फाइंड करेंगे x माइनस EB, x माइनस EB। यहाँ पर लिखेंगे कि CE इज इक्वल टू x माइनस EB, और x की वैल्यू ये भी ऊपर निकाली। देखिए x इज इक्वल टू क्या है 28.5√3,
3 माइनस ई बी भी क्या निकाली थी 28.5 अपॉन रूट 3, 28.5 अपॉन रूट 3। ठीक है, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो रूट थ्री 3 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई इससे करेगा तो 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 8 ज़ा 24 एंड 1 25 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 2 8 और ये वाला पॉइंट यहाँ पे रहेगा माइनस ये क्या लिखा हुआ है 28.5 और ये रूट 3 अपॉन में आ जाएगा। फिर सी ई इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 0.5 से 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 आ जाएगा। 85 से 28 सब्ट्रैक्ट होना है, 5 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 15 से 8 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या बचेगा 7, इधर बचेगा 7, 7 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 5 अपॉन में रूट 3। ठीक है, इतना समझ में आया। तो सी की लेंथ ये आ गई। अब क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछ क्या रहा था, तो जिस स्टेटमेंट में ये पूछ रहा था उसी स्टेटमेंट में हम आंसर दे देंगे। तो ये कह रहा था फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवार्ड्स द बिल्डिंग, तो लिखेंगे 57 अपॉन रूट 3 मीटर ही वॉक्ड टुवार्ड्स द बिल्डिंग, टुवार्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, समझ में आया। तो एक्चुअली आंसर तुम्हारा यहीं पे आ गया था, स्टेटमेंट लिखनी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाती है। तो देखिए क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।